Dear students, Assalamu alaikum. I am Mrs. Saima Amir, Senior Subject Specialist Biology. Today we will continue chapter number 15, that is homeostasis. And the topic of our today's lesson are human urinary system, including kidneys, nephrons, structure and function, concentration of excretory products and hormonal role. So let's start with the human urinary system. As we all know that the urinary system means the system which is made for the formation of nitrogenous waste in the body. The human urinary system includes a pair of kidneys. आपको पता है कि हमारे किडनीज जो हैं वो बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं एंड दे आर लोकेटेड अगेंस्ट द बैक मसल्स इन द अपर एब्डोमिनल एरिया एंड दे आर सिचुएटेड बिलो द डायफ्राम, one on either side of the spine, and they are just below the rib cage. They filter blood and they collect the nitrogenous waste from it. From each kidney arises a duct which is called ureter. So the mammals are having a pair of ureters, and ureters collect the urine from the kidneys, drain it into the urinary bladder, and the bladder is holding urine for some time, and from the urinary bladder a small duct called urethra arises which removes the urine out of the body. In this diagram you can see the kidneys, pair of kidneys, pair of ureters, urinary bladder. You can see from here, as we have already discussed, that the humans have a pair of kidneys and each kidney contains millions of functional units. These are called nephrons. इसीलिए नेफ्रॉन इतने इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये किडनीज में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेफ्रॉन किडनीज के फंक्शनल यूनिट्स हैं और बहुत सारे किडनी के अंदर आप समझें कि फिलिंग होती है नेफ्रॉन्स की. एंड द वेसल्स विच कैरी ब्लड टू द किडनीज, दीज आर कॉल्ड द रीनल आर्टरीज. जैसे हमें पता है ना कि आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच आर कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड लेकर जाती हैं. तो रीनल आर्टरीज वो आर्टरीज होती हैं जो कि हार्ट से ब्लड लेकर किडनीज तक जाती हैं. सो किडनीज दे रिसीव ब्लड बाय द रीनल आर्टरीज एंड द ब्लड लीव्स द किडनी बाय द रीनल वेन. किडनीज वेट फॉर लेस देन 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, यानी ये कोई हैवी वेट किस्म के ऑर्गन्स नहीं होते हैं. इनका वेट बहुत कम होता है, यानी बॉडी का जितना भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का वेट है उसका 1% से भी कम. But at the same time they receive 20% of the blood with each cardiac beat. That means कि एक वक्त में हमारा हार्ट जब बीट करता है तो उससे जितना ब्लड बाहर निकलता है उसका 1/5 ये 20% किडनीज में जाता है. और यही तो किडनीज का असल रोल है ना कि वो जो ब्लड किडनीज में जाएगा फिर ही वो उसको फिल्टर कर पाएंगे और उसको प्योरीफाई करेंगे और वहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करेंगे और यूरिन फॉर्मेशन करेंगे. द ब्लड इज फिल्टर्ड एंड प्रोसेस्ड इन द किडनीज. द नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन आर कलेक्टेड इन द सेंट्रल कैविटी ऑफ द किडनी विच इज़ कॉल्ड पेल्विस. यू कैन सी ओवर हियर किडनी का जो आउटर पोर्शन होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, किडनी के इनर पोर्शन को मेड्यूला कहते हैं, और कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बाद इसके सेंटर में जो कैविटी सी नज़र आती है डेट इज़ कॉल्ड द रीनल पेल्विस. अब ये रीनल पेल्विस वो जगह होती है जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है किडनी में और उसके बाद पेल्विस से ही आगे ये ड्रेन होता है. यूरिन लीव्स द किडनी वाई यूरिटर, वो यूरिन जो कि पेल्विस में कलेक्ट होता है वहाँ से यूरिटर अराइज होती है और वहाँ से ये यूरिन को कलेक्ट करती है. And ureters of both sides drain into the urinary bladder through the urinary orifice. Urinary orifice एक small opening होती है bladder में जहाँ से ureter अपना urine drain करता है and the urine leaves the body through the urethra. It is removed outside and in the female it empties near vagina, while in case of males it empties near penis. Sphincter muscles are present near the junction of the urethra and the bladder and they control the urine in bladder. क्योंकि कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं और इवन चाइल्डहुड में भी बच्चों में कुछ टाइम के बाद आफ्टर 1.5 ईयर ये मसल्स अंडर कॉन्शियस कंट्रोल आना शुरू हो जाते हैं और ब्लैडर से यूरिन का जो रिलीज है वो अंडर कंट्रोल हो जाता है. तो ये स्फिंक्टर मसल्स होते हैं
जो कि यूरिथ्रा और ब्लैडर के जंक्शन पे मौजूद होती हैं और ये यूरिन की रिलीज को कंट्रोल करती हैं बॉडी से. Now we will talk about the nephron, which is the most important and the functional unit of the human kidney. Nephrons are arranged along the outer cortex of the kidney as well, and these are called the cortical nephrons. यानी हमने भी देखा था ना कि किडनी का आउटर मोस्ट पोर्शन उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, तो वो नेफ्रॉन जो किडनी के कॉर्टेक्स वाले रीजन पे अरेंज होती हैं उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहा जाता है. एंड दोस नेफ्रॉन्स विच आर अरेंज्ड अलोंग द बॉर्डर ऑफ द कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, यानी कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बॉर्डर पे होते हैं, बट दे ट्यूबलेट डक्ट्स आर लूपिंग डीप इन द इनर मेड्यूला. कि वो नेफ्रॉन्स खुद तो बॉर्डर पे होती हैं कॉर्टेक्स और मेड्यूला के, लेकिन उनकी जो ट्यूब्स होती हैं ना, जो डक्ट्स होती हैं, उनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि वो अंदर मेड्यूला की तरफ लूपिंग पोजीशन में होती हैं, लटक रही होती हैं. उन नेफ्रॉन्स को कहते हैं juxtamedullary nephrons. And these juxtamedullary nephrons, they are specifically working for the preparation of the concentrated urine, which is the actual function of the mammalian kidney. Now we will discuss the structure of the nephron in detail. In each nephron, the inner end forms a cup-shaped swelling, which is called the Bowman's capsule. यानी नेफ्रॉन के अंदर एक cup-shaped structure होता है. cup-shaped mean कि उसकी कोई जैसे ब्लाइंड होता है ना, उसके अंदर सिर्फ कोई चीज़ डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकती है, सिर्फ सीप करके जा सकती है, उसकी एज इट इज कोई ओपनिंग नहीं होती है. एंड दिस कप शेप्ड Bowman's capsule is present around a ball of capillaries which is called glomerulus. ग्लोमेरुलस ऐसे ही है जैसे हमने अभी बात की थी ना कि आर्टरीज होती है, रीनल आर्टरीज हैं जो कि किडनीज को ब्लड सप्लाई करती हैं. और आर्टरीज हमें पता है कि जब भी किसी ऑर्गन के अंदर जाती हैं तो डिवाइड और सब डिवाइड होती हैं. आर्टरीज डिवाइड होती हैं कैपिलरीज में और फिर उनसे ही कैपिलरीज बनती हैं. तो रीनल आर्टरीज एट्रियोल्स में डिवाइड होती हैं, उनसे कैपिलरीज बनती हैं. ये ही जो कैपिलरीज होती हैं एक बॉल की फॉर्म में आ जाती है, एक गुच्छे की सूरत में यहाँ पर मौजूद होती है, और इस बॉल ऑफ कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस कहा जाता है. इस बॉल के अराउंड Bowman's कैप्सूल का कप शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ब्लड अराइव्स द ग्लोमेरुलस थ्रू द एफरेंट आर्ट्रियोल, यानी रीनल आर्टरी आगे आकर डिवाइड होती है एफरेंट एट्रियोल में, और ये एफरेंट एट्रियोल ही हैं जो ग्लोमेरुलस के बॉल ऑफ कैपिलरीज में ब्लड सप्लाई करती है. एंड इट लीव्स द ग्लोमेरुलस वाया द इफरेंट एट्रियोल. अब एफरेंट और इफरेंट एट्रियोल में फ़र्क ये होता है कि एफरेंट एट्रियोल जो हैं ये ग्लोमेरुलस में ब्लड लेकर आती हैं और इफरेंट एट्रियोल ग्लोमेरुलस से ब्लड लेकर वापस जाती हैं. सेकेंड, इनमें डिफरेंस ये होते हैं कि एफरेंट एट्रियोल्स दे आर स्लाइटली लार्जर इन डायमीटर. अ स्लाइट डिफरेंस इन डायमीटर बिटवीन द एफरेंट एंड द इफरेंट एट्रियोल. कि एफरेंट एट्रियोल जो है वो थोड़ी सी बड़े डायमीटर की होती है, थोड़ी सी वाइड होती है एज कम्पेयर टू द इफरेंट वंस जो कि बहुत ही नैरो ल्यूमेन इनका होता है. द इफरेंट एट्रियोल सब डिवाइड्स अगेन to form the peritubular capillaries, and these peritubular capillaries they travel alongside the nephrons, allowing the reabsorption and secretion between the blood and the inner lumen of the nephron. Bowman's capsule continues. Bowman capsule जो cup shaped portion है, इस cup shaped portion के ये एक ball of capillaries के अराउंड है, और ball of capillaries जो है उसको glomerulus अभी हमने कहा. तो ये जो Bowman's कैप्सूल है ये आगे जाकर एक ट्यूब्यूल की, एक डक्ट की फॉर्म में आ जाता है, और इस डक्ट को हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकती हैं, और ये बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड, बहुत ही बल खाती हुई डक्ट होती है. इसके 3 पार्ट्स को अगर हम देखें तो इसके पहले पार्ट को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी उस ट्यूब का पहला पार्ट. ट्यूब से छोटी होती है ना ट्यूब्यूल, और प्रॉक्सिमल मीन्स पहले वाली, कि ट्यूब्यूल का पहला पार्ट जो कि कॉन्वोल्यूटेड या बल खाता हुआ पार्ट है. सेकेंड इसका पार्ट कहलाता है लूप ऑफ फेनेले. लूप ऑफ फेनेले एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि नीचे को जाता है एक डिसेंडिंग लिम्ब में और फिर ऊपर को आता है. और उसके बाद इसका थर्ड पोर्शन है विच इज कॉल्ड द डिस्टल ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. डिस्टल होता है लास्ट पार्ट, आखिरी वाला. ये आखिरी इस ट्यूब्यूल का बल खाता हुआ हिस्सा होता है, और ये डिस्टल ट्यूब्यूल जो है ये फाइनली जाकर एम्प्टी होती है एक और डक्ट में विच इज कॉल्ड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल नाम से पता चल रहा है कि एक ट्यूब्यूल है जो कि कलेक्ट कर रही है, डेट इज सपोज्ड टू कलेक्ट
यूरिन। एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का मोर देन वन नेफ्रॉन्स के साथ कनेक्शन होता है, यानी एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कितनी सारी डिस्टल ट्यूब्यूल्स के साथ कनेक्टेड होती है और हर डिस्टल ट्यूब्यूल अपने अपने नेफ्रॉन से यूरिन कलेक्ट करती है और लाकर अपनी साइड वाले कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में डाल देती है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है और फर्दर ये जाकर पेल्विस में ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो हैं वो यूरिन कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करने के बाद उसको पेल्विस में लाकर डालती हैं और पेल्विस से फिर आगे ये यूरेटर से रिमूव होता है। फिल्ट्रेट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस पासिस थ्रू द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस से जो चीज़ फिल्टर होकर आती है वो पहले प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जाती है, उसके बाद लूप ऑफ फेनेले एंड देन द डिस्टल ट्यूब्यूल। और इस सारे स्टेप में, इस पूरे ड्यूरेशन में साइड बाय साइड इट इज़ प्रोसेस्ड फॉर द यूरिन फॉर्मेशन, यानी ग्लोमेरुलस से फिल्टर होने के साथ साथ जूं ये आगे बढ़ती है अपनी ट्यूब के अगले पार्ट में, पहला पार्ट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, देन द लूप ऑफ फेनेले एंड देन द डिस्टल ट्यूब्यूल, इसके साथ साथ इसमें यूरिन फॉर्मेशन होती है और डिफरेंट स्टेप्स में होती है जो अभी हम इसकी फंक्शनिंग में पढ़ते हैं। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आर आल्सो प्रेजेंट हियर। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इंटरमिंगल विद द प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल ट्यूब्यूल, यानी प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जहाँ जहाँ होती हैं लूप ऑफ फेनेले के दोनों तरफ, वहाँ पर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ने उनको घेरा हुआ होता है, उनके साथ इंटरमिंगल कर रही होती हैं। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रही हैं कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज दे आर इंटरमिंगलिंग, आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं, उनके साथ ओवरलैप कर रही होती हैं और इनका काम भी मैक्सिमम यहाँ से वाटर को, चीज़ों को रीअब्सॉर्ब करना होता है। इन juxtamedullary nephrons, vasa recta, which are the additional capillaries, they are also present. These vasa recta are the tiny loops of thin-walled blood vessels of the afferent arterioles, and these deep down alongside the loop of Fenelon in the vertebrate kidneys. यानी ये भी स्पेशली vertebrate kidneys में होती है for the formation of concentrated urine. Okay students, now we will discuss the function of the nephron, and that is no doubt urine formation. Actually nephron works in 3 steps. The first step is filtration, second one is reabsorption and the third is secretion. सबसे पहले हम इसके पहले स्टेप को डिटेल में देखते हैं and that is filtration. Blood passing through the glomerulus is filtered in the Bowman's capsule. अब यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ ग्लोमेरुलस भी है और Bowman's capsule भी शो किया हुआ है। तो ग्लोमेरुलस से जब ब्लड गुजरता है तो ब्लड फिल्टर होता है, बाहर निकलता है, ये किसी और ऐसे पार्ट से नहीं होता। इसकी रीज़न ये है कि ग्लोमेरुलस की वॉल्स जो हैं वो पोरस होती हैं, उसकी वॉल्स में छोटे छोटे सुराख होते हैं, जहाँ से इसकी वॉल्स में छोटे छोटे सुराख होते हैं जहाँ से ब्लड के अंदर से कुछ कंपोनेंट्स बाहर निकल आते हैं और ब्लड फिल्टर होता है। इस तरह से ब्लड सेल्स के अलावा बाकी की चीज़ें इसमें से यहाँ फिल्टर होती हैं बिकॉज ग्लोमेरुलस की वॉल्स जो हैं वो पोरस होती हैं। एंड दूसरी रीज़न यहाँ पे फिल्ट्रेशन होने की एक प्रेशर होता है। ये प्रेशर कहाँ से आता है? क्योंकि किडनीज को सप्लाई ब्लड होती है रीनल आर्टरी से, रीनल आर्टरी आगे आकर डिवाइड होती है आर्ट्रियोल्स में और वो वहाँ आकर बना देती है एफरेंट आर्ट्रियोल। ये एफरेंट आर्ट्रियोल हैं जो कि ग्लोमेरुलस में एंटर होती हैं और ब्लड प्रेशर आर्टरीज में हाई होता है, आर्ट्रियोल्स में कम, और यहाँ तक आते आते प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। बट स्टिल अ फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड प्रेशर इज एग्जिस्टिंग। प्रेशर कम होते होते भी यहाँ पर इतना प्रेशर, कुछ ना कुछ प्रेशर सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद होता है कि जब ब्लड इन कैपिलरी से गुजरता है तो उसकी वॉल्स पोरस होती हैं, ब्लड को एक थ्रस्ट, एक पुश मिलता है और वहाँ से लीकेज बड़ी आसानी से हो जाती है। इसीलिए इसको फिल्ट्रेशन प्रेशर भी कहा जाता है। जब तक ब्लड ग्लोमेरुलस की ब्लड कैपिलरीज के अंदर है, डेट इज कॉल्ड ब्लड, जब वो वहाँ से फिल्टर होकर बाहर आ जाएगा और बोमेन्स कैप्सूल में एब्जॉर्ब हो गया तो वो ब्लड नहीं कहलाएगा, बल्कि इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं क्योंकि ये अब ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो चुका है। ओके क्लियर? तो ये अब क्या कहलाएगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। And this filtrate contains many useful substances like glucose, amino acids, salts in the aqueous medium.
ओके, नेक्स्ट स्टेप इज द रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है? वो चीजें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में शामिल हैं, दे आर ऑल नॉट वेस्ट, दे आर नॉट सरप्लस, दे ऑल आर नॉट टू बी रिमूव्ड, क्योंकि इसके अंदर तो बॉडी के बहुत से इंपॉर्टेंट आयंस एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। इसमें कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो कि वाइटल अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं। डेट मीन्स कि इसके अंदर बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें मौजूद हैं जो कि रीअब्जॉर्ब करना ज़रूरी हैं। तो जो ही बोमेन कैप्सूल से ये आगे जाएगा, पहला पार्ट इसके होगा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, वहीं से इसकी रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी इसके यूजफुल कंटेंट है स्पेशली वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में एंटर होते ही रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाती है। और जब ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से आगे जाता है तो ये एक नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। As you can see over here, when it leaves, it mostly contains the nitrogenous wastes. Okay, the third step of the nephron function is secretion. Secretion तो कुछ secrete होना होता है ना। अब हम देखते हैं कि ये secretion कहाँ होती है। नेफ्रॉन के अंदर सिक्रीशन होती है एंड दिस इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन एज वेल, क्योंकि इसकी जो ट्यूब्यूल होती है ना, इसकी ट्यूब्यूल की एपिथेलियम जो झिल्ली मेम्ब्रेन होती है वो अपनी अंदर वाली स्पेस में, दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन, उसके अंदर कुछ चीज़ें सिक्रीट करती है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ट्यूबुलर एपिथेलियम secretes substances into the lumen and this secretion is highly selective mainly of the hydrogen ions. हाइड्रोजन आयन स्पेशली सिक्रीट होकर इसके अंदर जाते हैं, वो इसलिए कि यूरिन की पीएच को बैलेंस करने के लिए, इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है स्टेप पे। इसके फंक्शन के बाद अब हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट अब तक बन चुका है उसके अंदर नो डाउट नाइट्रोजनस मटेरियल तो सारे मौजूद हैं, प्लस इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर एज वेल। एंड समटाइम्स इस तरह की इन्वायरमेंट होती है कि बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होती है, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ लिक्विड है, वाटर है, एक्वस मीडिया में वो होते हैं, वो सारे का सारा अगर बॉडी से रिमूव हो जाए तो बॉडी को डिहाइड्रेशन का खतरा हो सकता है। सो टू कंजर्व वाटर in case of restricted supply is the main function of the mammalian kidney, and this is done specially because the filtrate is concentrated by two methods. जो filtrate यहाँ पर आता है फिल्टर होने के बाद, रीअब्जॉर्ब और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पर जो मटेरियल आता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट आता है, वो दो तरीकों से उसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। द फर्स्ट मेथड इज द काउंटर करंट मल्टीप्लायर and the second one is the hormonal mechanism, and we will discuss both these methods one by one in detail. Reabsorption of water is reduced. अच्छा, कुछ conditions में reabsorption की ज़रूरत इतनी नहीं रहती। अब हम देखते हैं कि किन conditions में reabsorption की ज़रूरत नहीं होती। अगर बॉडी के अंदर, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में sufficient quantity of water मौजूद है तो फिर तो उसको इतना वाटर रीअब्सॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है, द बॉडी प्रोड्यूसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन एंड दैट इज ऑल्सो द डाइल्यूट यूरिन। ठीक है, ये अपोजिट चीज़ हो गई ना। जैसे बॉडी में जब पानी की कमी होती है तो बॉडी मैक्सिमम वाटर रीअब्सॉर्ब करती है, जब वो वाटर रीअब्सॉर्ब करती है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है एंड दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। और जब बॉडी में वाटर की कोई डेफिशिएंसी नहीं होती, सरप्लस क्वांटिटी में वाटर मौजूद होता है, then the body produces large volume of urine and that is also the dilute urine. Mammalian kidney is adapted to conserve 99.5% of water and this is very important for you as well. कि अल्लाह ताला ने हमारे किडनीज में इतनी एबिलिटी रखी होती है कि जितना वाटर नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ कलेक्ट हो चुका है वो उसका 99.5% तक रीअब्सॉर्ब करता है। यानी इतनी हार्श, इतनी सीवियर वेदर में भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं। इसकी यही रीज़न होती है कि किडनी के अंदर रीअब्सॉर्प्शन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ
The interstitial fluid is gradually concentrated from the cortical to the medullary part of the tubule. इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड जो इंटरस्टिशियम में मौजूद होता है, वो जो आगे की तरफ जाता है यानी कॉर्टेक्स से मेड्यूला वाले पोर्शन की तरफ जाता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती रहती है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की एक सिंपल सी रीज़न ये होती है कि उसमें से रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। जो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है तो नो डाउट वो कॉन्सेंट्रेटेड होता रहता है। अब जब वो पहले आता है प्रॉक्सिमल टिब्यूल के बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ एनेले में, यानी लूप ऑफ एनेले का वो पोर्शन जो नीचे की तरफ आ रहा है। लूप ऑफ एनेले में मैंने आपको बताया था ना कि दैट इज लाइक अ हेयर पिन, सिंपल जो हेयर पिन होती है उसकी तरह से। तो इसका एक पोर्शन नीचे को आ रहा है, एक ऊपर को जा रहा है। अगर आप उसको देखें तो जो उसका डिसेंडिंग लिम्ब होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनेले, देयर इज ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट। आहिस्ता आहिस्ता पानी स्लोली एंड स्टडीली पानी रिलीज होता है, आउटफ्लो होता है पानी का, यानी पानी उसमें से रीअब्सॉर्ब होता है। और ये जो रीअब्सॉर्ब होता है वाटर, दैट गोज बैक टू द किडनीज। असेंडिंग लिम्ब, अब अगर हम असेंडिंग लिम्ब में देखें, ऊपर जाने वाले असेंडिंग लूप ऑफ एनेले की तरफ देखें, तो वहां पर वाटर की रीअब्सॉर्प्शन इतनी नहीं होती है, लेकिन वहां पर सोडियम आयंस को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है किडनी इंटरस्टिशियम में, जिसकी वजह से किडनी का सॉल्यूशन जो है उसका इंटरस्टिशियम एक थिक कॉन्सेंट्रेटेड लुक देता है और वो दोबारा से अपने अंदर मजीद वाटर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। असेंडिंग लूप ऑफ एनेले, देयर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस इनटू द किडनी इंटरस्टिशियम टू मेक द यूरिन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। एक दफ़ा हम इसको ज़रा दोबारा देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टू बी अंडरस्टैंड वाला टॉपिक है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ एनेले में ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर होता है, वहाँ से पानी रीअब्सॉर्ब होता है और दोबारा किडनी में वापस आता है। अब अगर वहाँ से पानी किडनी में आएगा तो किडनी का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो तो लिक्विड हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, वो तो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। तो असेंडिंग लूप ऑफ एनेले में एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जाती है सोडियम आयंस की। ये सोडियम आयंस किडनी इंटरस्टिशियम को एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ले आती हैं, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो मज़ीद कॉन्सेंट्रेट हो सकता है और किडनी मज़ीद वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। जितना वाटर किडनी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जितना कम वाटर रीअब्सॉर्ब होगा उतना ही यूरिन डाइल्यूट होगा। अब देखते हैं दूसरा मैकेनिज्म जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में रोल प्ले करता है। दिस इज द हार्मोनल फैक्टर। अब टू हार्मोन्स दे हैव टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। दो हार्मोन्स हैं जो ये काम करते हैं। पहला हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। डिटेल इसकी हम देखते हैं। यहाँ आप डायग्राम से थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि किडनी के साथ ही एड्रीनल ग्लैंड लगे हुए हैं और वो एड्रीनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करके किडनी में ही भेज रहे हैं। ठीक है, यानी ये कुछ वाटर रीअब्जॉर्प्शन की तरफ काम करता है। और दूसरा हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि ऊपर की तरफ आप ब्लू एरो में देख रहे हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एक ग्लैंड है, वहां से ये रिलीज होकर आएगा। ADH या वैसोप्रेसिन भी इस हार्मोन को कहते हैं। और ये आने के बाद भी रीअब्जॉर्प्शन को पॉसिबल करता है, बल्कि उसको मैक्सिमाइज करता है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन के रोल से पहले हम ये देखते हैं कि ये रिलीज कहाँ से होता है। किडनीज के साथ ही लगे होते हैं एड्रीनल ग्लैंड, यानी एक मैमल्स दे आर हैविंग अ पेयर ऑफ किडनीज, सो इट मीन्स बोथ द किडनीज दे आर हैविंग वन एड्रीनल ग्लैंड। तो मैमल्स में एक पेयर एड्रीनल ग्लैंड का भी होता है। एड्रीनल ग्लैंड का अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो उसमें भी उसी तरह की स्ट्रक्चर मिलती है, कुछ जैसी कि किडनी में होती है। यानी अगर किडनी के आउटर पोर्शन को कॉर्टेक्स कहते हैं तो एड्रीनल ग्लैंड के आउटर पोर्शन को भी कॉर्टेक्स कहते हैं। अगर किडनी के इनर पोर्शन को मेड्यूला कहते हैं तो एड्रीनल ग्लैंड के इनर पोर्शन को भी मेड्यूला कहते हैं। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स यानी एड्रीनल ग्लैंड का जो बाहर वाला आउटर पोर्शन होता है, दैट इज एड्रीनल कॉर्टेक्स, वो ये हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं एल्डोस्टेरोन। और ये जो एल्डोस्टेरोन है, इट प्रमोट्स द एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम द असेंडिंग लूप ऑफ एनेले। असेंडिंग लूप ऑफ एनेले, यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, वो है लूप ऑफ एनेले का लूप जो ऊपर की तरफ, जिसमें लिक्विड मूव करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा, उसमें सोडियम आयंस को
एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि किडनी इंटस्टिशियम को मज़ीद कॉन्सेंट्रेट किया जा सके, किडनी ज़्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब कर सके और यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो सके। तो एल्डोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोडियम आयंस into the kidney interstitium. Let's see the second hormone, that is the antidiuretic hormone or ADH. अब इसमें भी हम पहले ये देखते हैं कि ये रिलीज कहाँ से होता है। इट इज रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटा सा ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन में, और ये छोटा सा ग्लैंड है, लेकिन इसके 3 लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब, मीडियन लोब एंड पोस्टीरियर लोब। तो ये उसके पोस्टीरियर सबसे पीछे वाले लोब से रिलीज होता है और इसको एंटीडायूरेटिक हार्मोन ADH या वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये रिलीज वहाँ से होता है, ब्लड के जरिए ट्रेवल करता है और आ जाता है किडनीज में। यहाँ आकर ये अपना काम करता है और इसका काम क्या है? इट प्रमोट्स द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वो ट्यूब्यूल है जो कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स की डिस्टल ट्यूब्यूल के साथ कनेक्टेड होती है और वहाँ से इसका काम होता है कलेक्ट करना नाइट्रोजनस वेस्ट को। अब नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ जो सरप्लस क्वांटिटी में वाटर यहाँ तक आया है, ये उस वाटर को रीअब्सॉर्ब करने का काम एंटीडायूरेटिक हार्मोन इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से करवाता है। एंड दिस रीअब्सॉर्ब्ड वाटर अगेन गोज बैक टू द किडनीज। इसी तरह से किडनी 99.5% वाटर रीअब्सॉर्ब करती है ना। इन सारे छोटे छोटे वेस्ट को मिलाकर कलेक्टिवली ये इतना वाटर रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं कि जितना यहाँ तक आया है, यानी अगर 100 ml आया है तो उसका 99.5 ml तक रीअब्सॉर्ब करने की एबिलिटी ह्यूमन किडनी रखता है। लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका छोटा सा रिकैप। सबसे पहले इसमें हमने देखा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम क्या है? इट हैज अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी में हमने देखा डिटेल स्ट्रक्चर किडनी का तो हमने नहीं किया, हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, लेकिन किडनी में हमने ये देखा कि ये बहुत हैवी वेट से ऑर्गन नहीं होती हैं, लाइट वेट से होती हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी वेट का लेस देन 1% इवन ये होते हैं। और ब्लड सप्लाई इनके अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में आती है कि एक कार्डिक आउटपुट के साथ जितना ब्लड हार्ट से निकलता है उसका 1/5 या 20% एट अ टाइम किडनीज में आता है। और रीनल आर्टरीज होती हैं जो किडनी में ये ब्लड लेकर आती हैं और प्रेशर के साथ ये ब्लड लाती हैं। हमने यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स को देखा, यूरिनरी ब्लैडर से लेकर यूरिथ्रा और वहाँ से उसकी रिमूवल तक को हमने उसको स्टडी किया। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने देखा। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्योंकि जो रीनल आर्टरी आती है वो किडनी में आकर डिवाइड होती है एट्रियोल्स में और उसके बाद वो एफरेंट एट्रियोल में डिवाइड हो जाती है। ये एफरेंट एट्रियोल एक बॉल ऑफ कैपिलरीज बना लेती है, एक गुच्छा सा बना लेती है ब्लड कैपिलरीज का, जिन्हें एफरेंट एट्रियोल्स कहा जाता है। और इसके अंदर से ब्लड जो है वो गुजरता है जब तो वो कुछ लीक करती हैं उसमें से चीज़ें, क्योंकि इसकी वॉल्स पोरस होती हैं और यहाँ से जो ब्लड गुजरता है तो कुछ प्रेशर भी शामिल होता है। फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो ओवर हियर। तो जितने प्रेशर के साथ ब्लड यहाँ से निकलेगा उसमें से चीज़ें रिलीज होंगी जिसको बोमेन कैप्सूल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। बोमेन कैप्सूल कप लाइक पोर्शन था नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, हमने इसको स्टडी किया और इसका स्ट्रक्चर डायग्राम में देखा भी। बोमेन कैप्सूल आगे जाकर एक ट्यूब्यूल की फॉर्म में आता है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूपोफेनेले एंड द डिस्टल ट्यूब्यूल। और इन तीनों ट्यूब्यूल्स में स्टेप बाय स्टेप जो आता है आगे तो ये ब्लड वाला काम अब खत्म हो जाता है और उसके बाद ये नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है टिल द डिस्टल ट्यूब्यूल। और डिस्टल ट्यूब्यूल इसको आगे जाकर कनेक्ट करती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के साथ, जहां से ये किडनी से बाहर जाने के लिए फिर रेडी होता है। नेफ्रॉन के फंक्शन में हमने उसके 3 स्टेप्स देखे। पहला स्टेप फिल्ट्रेशन था जो कि ग्लोमेरुलस में होता है। सेकंड स्टेप उसका रीअब्जॉर्प्शन है और रीअब्जॉर्प्शन स्पेशली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होती है जहां से वाटर मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब होता है। इसके बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले में भी होता है, असेंडिंग में भी, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक ये रीअब्जॉर्प्शन होती है।
प्लस इसका थर्ड स्टेप दैट वाज सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, क्योंकि इसकी जो ट्यूबुलर एपिथेलियम होती है वो अपने अंदर अपने ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन सिक्रीट करती है, जो कि स्पेशली यूरिन की पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब यूरिन बनने के बाद ये बहुत डाइल्यूट फॉर्म में होता है, और नॉर्मली हमारे यहाँ जिस तरह का वेदर कंडीशंस होती हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कॉन्सेंट्रेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इस तरह से सारा वाटर बॉडी से रिमूव हो जाए तो बॉडी तो डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए भी दो स्टेप्स हमने देखे। पहला इसमें मैकेनिज्म था काउंटर करंट मल्टीप्लायर का। काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी हमने पढ़ा है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनेले में वाटर रीएब्सॉर्ब होता है, मैक्सिमम वाटर लीव करता है ट्यूब्यूल को, किडनी में एंटर हो जाता है और आगे से आगे नाइट्रोजनस वेस्ट कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। और असेंडिंग लूप ऑफ हैनेले में देयर इज एक्टिव अपटेक ऑफ द सोडियम आयंस। ये सोडियम आयन किडनी इंटस्टिशियम को कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं और वो मैक्सिमम वाटर रीअब्सॉर्ब करने की पोजीशन में आ जाता है, और जितना वाटर रीअब्सॉर्ब होगा उतना ही यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आता रहेगा। हार्मोनल रोल में हमने दो हार्मोन्स को देखा, एल्डोस्टेरोन जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, किडनी में आता है और आकर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में स्पेशली वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करता है। दूसरा हार्मोन हमने वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन देखा, जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होकर आता है। ये हार्मोन वहाँ से रिलीज होता है, ब्लड में आता है और ब्लड सर्कुलेशन से रीनल आर्टरी के ज़रिए जो ब्लड होता है उसमें ये किडनीज में आता है और वहाँ आकर ये स्पेशली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करता है और यूरिन को कॉन्सेंट्रेट और थिक करने का काम। सर हमारा कंप्लीट हुआ। अब आपके लिए हमने एक होम असाइनमेंट तैयार की है। आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुनना है, उसके बाद अपनी बुक से स्टडी करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने सर्च करके अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करके रखनी है। Our question number 1 is, what is urethral orifice? Question number 2 is, which muscles control the urine in the bladder and where are they present? Question number 3 is, write about the types of nephrons. Question number 4 is, differentiate between afferent arteriole and efferent arteriole. Question number 5 is, how do vasa recta help the juxtamedullary nephrons? Question number 6 is, why is blood filtered through the glomerulus only? Question number 7 is, what is the composition of the glomerular filtrate? Question number 8 is, what are peritubular capillaries? Question number 9 is, where does the reabsorption of glomerular filtrate occur? Question number 10 is, what does the tubular epithelium secrete? Question number 11 is, how is the release of ADH related to the body fluids? Question number 12 is, which mechanism makes the inner medulla highly concentrated with urea? Question number 13 is, what is counter current multiplier? Question number 14 is, why is there gradual increase of the osmotic concentration from cortex to medulla? Question number 15 is, from where is aldosterone secreted and what is its role? With this, our today's lecture is finished. Wish you all the best. Thank you.